नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ सीए निशा शर्मा। आज हम बहुत ही इन डिमांड, जैसे आप कह सकते हैं, नीड ऑफ एन आर वीडियो पे बात करने वाले हैं, जो कि है सेक्शन 43BH, जो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। सेक्शन 43BH को लेके ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने उसके एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल दी हैं। लेकिन मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे दैट प्रैक्टिकली जब हम इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए आज उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, आपकी दुविधाओं को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपके क्वेश्चंस सॉल्व हों तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए विदाउट फर्दर अडू वी विल स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सेक्शन 43BH को लेके जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए सेक्शन 43BH की जानकारी के लिए आपको जो दूसरा एक्ट है MSMED एक्ट, उसकी उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज इस सेक्शन में जो रेफरेंस है वो टाइम टू टाइम दी गई है सेक्शंस MSMED एक्ट में जो मौजूद है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हम सब जानते हैं दैट जो सेक्शन है वो इंक्लूड करता है, जैसे सप्लायर्स। सप्लायर्स में आ जाएंगे ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स या एंटरप्राइजेस या कंसर्न जो कि डील कर रही है विद मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ एनी गुड्स, या सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज। सेक्शन 2 सबसेक्शन N जो कि डिफाइन करता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, कंसर्न्स को एज पर MSMED एक्ट 2006, जिसमें ट्रेडर्स को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड किया गया है ट्रेडर्स को। देखिए ट्रेडर्स को ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया था जुलाई 2021 में, जहां पर ट्रेडर्स को ये बेनिफिट दिया गया था कि वो उद्यम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उनको जस्ट PSL मतलब पब्लिक सेक्टर लैंडिंग के लिए ही मिलेगा। 15 या 45 डेज में पेमेंट करने का जो प्रिविलेज है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए दिया गया है। अगर ट्रेडर्स इवन इफ रजिस्टर्ड है MSME में, तब भी उनको विद इन 15 या 45 डेज में पेमेंट रिसीव करने का जो प्रिविलेज है वो नहीं दिया गया। तो आप इंक्लूड करेंगे मैन्युफैक्चरर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को, लेकिन आप एक्सक्लूड करेंगे ट्रेडर्स को। ये है फर्स्ट क्वेरी। सेकंड क्वेरी है सेक्शन 43BH एप्लीकेबल कब हुआ है? एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। सेक्शन 43BH एप्लीकेबल कब हुआ है? फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। इट मीन्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस बजट 2023 में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो एक्सपेंसेस क्लेम्ड किए गए हैं, इस ईयर में सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस पे आपका ये सेक्शन अप्लाई होगा। यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो तीसरा क्वेश्चन वो ये है दैट अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 1/4/2023 को या इससे पहले, क्या उस पे सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होगा? तो आंसर विल बी नो। सेक्शन 43BH की रीडिंग पे आप पाएंगे दैट उसमें लिखा गया है दैट एनी एक्सपेंसेस क्लेम्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, उससे पहले से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो कि इनकर हुए हैं, P&L अकाउंट में क्लेम किए गए हैं, उन पे सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस अगर कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 1/4/2003, तो आप उस पे सेक्शन 43BH लगा के उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेरी जो आ जाती है वो ये आ जाती है दैट अगर जब सप्लाई किया गया है, सामान गुड्स डिलीवर की गई हैं, इनवॉइस बनाया गया है, उस टाइम पे आपका कोई सप्लायर जो है वो अंडर MSMED एक्ट रजिस्टर्ड नहीं था, बट आफ्टरवर्ड्स उसने रजिस्ट्रेशन ली है अंडर MSMED एक्ट। इस केस में क्या होगा? देखिए सेक्शन 43BH का बेनिफिट दिया ही इसी पर्पस के लिए किया गया है दैट जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एक्ट, उनको इस
सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो आप खुद ही इस चीज को ऑब्वियसली मान के चल सकते हैं दैट एट द टाइम ऑफ सप्लाई जब कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसका बेनिफिट उसको उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, चाहे उसने बाद में रजिस्ट्रेशन ली है। नेक्स्ट हमारे ऊपर ये क्वेश्चन अराइज होता है दैट 15 और 45 डेज में पेमेंट का क्या प्रोविजन है। देखिए, बायर और सप्लायर के बीच में अगर तो अग्रीमेंट है तो पेमेंट होगी विद इन जितना स्टिपुलेटेड टाइम है, लेकिन वो स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो मैक्सिमम ऑफ 45 डेज होना चाहिए, 45 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आपके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ऑरल अग्रीमेंट है, ऑरल या वर्बल अग्रीमेंट के बेसिस पे ही आप अपना काम जो कर रहे हैं, उस केस में आपने मिनिमम 15 डेज में पेमेंट करना जरूरी है। अगर आप विद इन 15 या 45 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना है टू द रिस्पेक्टिव सप्लायर। ठीक है, इंटरेस्ट आप पे करेंगे किस रेट पे? रेट जो आरबीआई ने बैंक रेट डिफाइन किए हैं उसका 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक रेट है 4% तो आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 12% ऑन डिलेड पेमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट सप्लायर और बायर के बीच में किसी गुड्स की डिलीवरी को लेके डिस्प्यूट अराइज हो गया है। अब इस केस में आप ये देखेंगे दैट अगर तो बायर डिस्प्यूट की इंफॉर्मेशन दे देता है टू सप्लायर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड जो कि 15 या 45 डेज हो सकता है, तो आप जो एक्सेप्टेंस या डिलीवरी ऑफ गुड्स की डेट है वो कंसिडर करेंगे व्हेन दैट डिस्प्यूट इज सॉल्व्ड रिजॉल्व्ड बाय द सप्लायर। मतलब कि जिस दिन वो ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया गया है उस दिन को आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स मानेंगे और उस दिन से आप नेक्स्ट 15 या 45 डेज काउंट करेंगे, प्रोवाइडेड कि जो डिस्प्यूट है वो रेज हुआ होना चाहिए पहले 15 या 45 डेज विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। अगर आप 45 डेज का टाइम पीरियड या 15 डेज का टाइम पीरियड निकाल के उसके बाद डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं तो ये इंटेंशनल अवॉइडेंस के अंडर आ जाएगा दैट आप इंटेंशनली कितना पेमेंट को डिले करने के लिए आपने डिस्प्यूट रेज किया है। तो ऑडिटर को ये ध्यान रखना जरूरी है दैट अगर डिस्प्यूट का केस है तो आप देखेंगे जेन्युइनली दैट रिटर्न में कोई ईमेल या आपने इंटीमेशन सप्लायर को सेंड की होनी चाहिए रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। आपको बायर की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपके क्लाइंट्स की तरफ से और सप्लायर की तरफ से भी इसके रिगार्डिंग जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस टेक प्लेस हुई होनी चाहिए। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप एक्ट में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है दैट 15 डेज या 45 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है व्हेन गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड और सर्विसेज आर एक्चुअली रेंडर्ड। तो इसलिए यहाँ पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है उसको फ्रेम में लाया जाता है दैट 15 डेज और 45 डेज का पीरियड आप गुड्स डिलीवर होने के बाद ही काउंट करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है दैट आपने 31 मार्च 2024 को आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 43BH चेक कर लिए हैं दैट ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं XYZ अमाउंट। उनकी पेमेंट जो है वो 31/3/2024 के बाद की गई है। तो उन पेमेंट्स को क्या हम रिपोर्ट करेंगे फॉर्म 3CD में? देखिए, सेक्शन 43BH की रिपोर्टिंग तभी होगी अगर विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड वो पेमेंट नहीं की गई है। 31/3/2024 को बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर विद इन मे वो पेमेंट कर दी गई है, उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट कर दी गई है, तो आप ऑडिट रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं सितंबर में। तो सितंबर तक आपके पास एम्पल टाइम है ये चेक करने के लिए दैट ये जो बैलेंसेस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो सेक्शन 43BH के अकॉर्डिंगली हमने रिपोर्टिंग उन्हीं डिसअलाउंसेस की करनी है जो पे नहीं हुए हैं विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। अगर वो पे हो चुके हैं तो आप उनकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है, मान लीजिए 31/3/2024 को कुछ बैलेंसेस हैं जिनके एवज में आपने चेक इशू कर दिए हैं, चेक इशू कर दिए हैं, आपने अपने एंड से पेमेंट कर दी हुई है, लेकिन जब तक आप ऑडिट बना रहे हैं, अपना फॉर्म 3CD बना रहे हैं, तब तक ये जो चेक इशू हुए हैं वो क्लियर नहीं हुए। तो ये सीधा सीधा केस हो जाता है। बीइंग एन ऑडिटर आपने ये चेक करना है दैट अगर आपने, आपके क्लाइंट ने चेक इशू किए हैं तो आपने चेक्स की जो कॉपी है वो चेक करनी है, सैंपल बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं दैट चेक शुड बी एक्चुअली डिलीवर्ड टू द सप्लायर, चेक ऑलरेडी डिलीवर हुए होने चाहिए, आप रिसीविंग चेक कर सकते हैं, और जो चेक इशू किया गया है वो क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक ही होना चाहिए। सेकंड, आप यहाँ पर सजेस्टिव मेजर ये ले सकते हैं दैट आपका जो क्लाइंट है अगर वो पेमेंट रेगुलर बेसिस में नेफ्ट, आरटीजीएस या एनी अदर मोड से करता है और सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जो 31/3/2024 हैं उनकी ही पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, तो ये इंटेंशनल अवॉइडेंस ऑफ डिलेड पेमेंट का केस हो जाता है। थर्ड, आप इसमें सजेस्टिव मेजर ये ले सकते हैं दैट आप कंफर्मेशन सीख कर सकते हैं फ्रॉम द सप्लायर दैट अगर चेक इशू किया गया है तो व्हाई इट हैड टेकन लॉन्ग टाइम टू प्रेजेंट इट इन द बैंक। उन केस में आपको ये ध्यान रखना जरूरी है दैट चेक इशू हो गया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक है, तो डेट ऑफ एक्चुअल डेबिट इन द बैंक, जब बैंक से एक्चुअल पेमेंट की गई है उस डेट को ही आप डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट कंसिडर करेंगे। एक क्वेश्चन ये था दैट रिटेंशन मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे क्या सेक्शन 43BH लगेगा, तो सीधा सीधा सेक्शन 43BH में मेंशन है दैट एक्सपेंसेस जो अलाउ किए जाते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अदरवाइज अलाउबल अंडर दिस एक्ट, वही सेक्शन 43BH में आएंगे। रिटेंशन मनी के ऊपर सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा प्रोवाइडेड ओनस विल बी ऑन द असेसी टू प्रूव कि जो अमाउंट एज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो रिटेंशन मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है। अब ऑडिटर यहाँ पर जो अग्रीमेंट है, अगर तो अग्रीमेंट हुआ है रिटर्न अग्रीमेंट, तो उसके बेसिस पे चेक कर सकता है दैट जो रिटेंशन मनी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अग्रीमेंट में मेंशन होगा। इन केस अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो असेसी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और अश्योरेंस देगा दैट जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो रिटेंशन मनी ही है और वो सेक्शन 43BH में कवर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल गुड्स की पेमेंट अगर हम सप्लायर को नहीं कर रहे हैं विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड तो क्या वो सेक्शन 43BH में डिसअलाउ होगा। तो सेक्शन 43BH में कैपिटल गुड्स को कवर नहीं किया गया है बिकॉज कैपिटल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंसेस, आप उसको P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में से रूट नहीं करते हैं, इसीलिए सेक्शन कैपिटल जो ये सेक्शन 43BH है वो कैपिटल गुड्स की जो पेमेंट है उस पर नहीं लगेगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कैपिटल गुड्स को लेके तो उस पर सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई एसएससी ऑप्ट कर रहा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE, 44B, डबल बी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या उस केस में सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होगा। देखिए, जब आप इनकी बेयर रीडिंग करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन की तो वहां पर सेक्शन स्टार्ट विद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन फ्रॉम 28 to 43C, मतलब सेक्शन जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले हैं या जब असेसी अपनी इनकम कंप्यूट कर रहा है बाय टेकिंग स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ, उस केस में सेक्शंस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले प्रिवेल करेंगे। इट मींस असेसी ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी और एक्सपेंसेस डिसअलाउ नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये दैट फॉर्म 3CD में अब ये जो इंटरेस्ट है या डिसअलाउंसेस है उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। देखिए, जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्लॉज H जो है वो क्लॉज 26 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। क्लॉज 26 फॉर्म 3CD का डील करता है 43B सबसेक्शन A से लेके G तक की पेमेंट्स के लिए। ठीक है, वहां पे फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 43B में ये कहा गया है दैट इवन इफ
आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले वाली डेट पे भी, इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की, उससे पहले भी अगर अपनी पेमेंट कर देते हैं तो इन द ईयर ऑफ अक्रूवल आप इसके डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 43B जो है वो 43BH के केस में नहीं लगेगी। इसीलिए इसकी रिपोर्टिंग जो है वो चेंज करके नोटिफिकेशन आई थी 19 मार्च 2024 को, जहां पर ये बताया गया था दैट क्लॉज 22 में, फॉर्म 3CD के क्लॉज 22 में आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, जहां पर आपने इंटरेस्ट जो डिसअलाउ है अंडर सेक्शन 43B सबसेक्शन H वो दिखाना है, अलोंग विद अगर अदर कोई डिसअलाउंसेस है अंडर सेक्शन 43BH, मतलब इसमें आप प्रिंसिपल पेमेंट भी दिखाएंगे। ठीक है। एच बीइंग एन ऑडिटर, ब्रेकअप वाइज आपको इंफॉर्मेशन वहां पर फीड करने की जरूरत नहीं है, आप एग्रीगेट पेमेंट भी वहां पे फीड कर सकते हैं। आपको ब्रेकअप वाइज वहां पे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अपने रिकॉर्ड के लिए आप पार्टी वाइज डिटेल बना सकते हैं, लेकिन फॉर्म 3CD में आप इन एग्रीगेट भी अमाउंट मेंशन कर सकते हैं, इंटरेस्ट का भी और प्रिंसिपल अमाउंट का भी। नेक्स्ट क्वेरी जो मेरे पास आई थी वो ये दैट जब आप 43BH में डिसअलाउ कर रहे हैं तो इनवॉइस अमाउंट जो आपका असेसेबल वैल्यू है और जीएसटी कंपोनेंट है, तो क्या डिसअलाउंस करते टाइम आप जीएसटी कंपोनेंट जो है आईटीसी जो जिसका आप लेते हैं, क्या वो भी डिसअलाउ होगा? सेक्शन 43BH में जो वर्डिंग है वो ये है दैट एक्सपेंसेस अदरवाइज अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं तो हम उसकी जर्नल एंट्री एक्सपेंसेस आईटीसी जो आप जीएसटी का लेते हैं टू सप्लायर एंट्री डालते हैं, आईटीसी का पोर्शन बैलेंस शीट में चला जाता है और एक्सपेंसेस का पोर्शन रह जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट मींस कि जो एक्सपेंसेस अलाउबल हैं वो आईटीसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप आईटीसी का जो पोर्शन है, जीएसटी का जो पोर्शन है, उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पर ये हो जाता है दैट अगर आपने उस आईटीसी को रूट किया है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप उसको बैलेंस शीट में नहीं लेके गए, उस केस में सेक्शन 43BH एप्लीकेबल होकर आईटीसी कंपोनेंट भी डिसअलाउ हो सकता है। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस को आंसर करने की, लेकिन अगर कोई ऐसी क्वेरीज अनआंसर्ड हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में है जिसका आंसर सबको पता होना चाहिए, तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जल्द ही नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। नमस्कार।